स्टेब्लिश्ड करना चाहता था, वहाँ पे नियुक्त करना चाहता था, जिससे इनका संकेंद्रण मराठवाड़े में न हो सके। और जब मराठवाड़े में संकेंद्रण नहीं होगा तो प्रॉपर राज्य व्यवस्था चलती रहेगी छत्रपति साहू जी महाराज की, ऐसा उसका सोचना था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या था कि बाजीराव प्रथम दिल्ली पे नज़र रखे था। बाजीराव प्रथम उत्तर भारत के क्षेत्रों पर नज़र रखे था, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों पर नज़र रखने से कुछ नहीं होता। उत्तर भारत के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत थी, एक बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत थी, क्योंकि उस कोई भी राज्य जो है ना किसी दूसरे राजा की या राज्य की सेना अपने राज्य के भीतर से नहीं गुजरने देता है किसी बिना ऑथेंटिक कारण के। कोई ऑथेंटिक कारण होना चाहिए कि आप उसके राज्य को पार करके दूसरे राज्य में कहीं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस राज्य को मतलब अपने आप में एक तरह से डाउट रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य में प्रवेश करके ये हम पर ही हमला कर दे या हम पर ही शक्ति का जो है ना प्रदर्शन कर दे। ऐसी स्थिति में जो है अपने राज्य से गुजरने नहीं देते थे। वैसे व्यापारी वगैरह और सैनिक वगैरह आदमी वगैरह गुजर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सैनिक लॉबी यानी कंपूस जो है ना वो नहीं गुजर सकता था। तो यहाँ पर बाजीराव को एक अवसर चाहिए था उत्तर भारत तक अपनी पकड़ बनाने के लिए, और छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत बेहतर अवसर दे दिया था झांसी तक यानी ओरछा तक आने के लिए। छत्रसाल ने जब खत लिखा कि मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है और मेरा राज्य बंगस खां पठान ने छुड़ा लिया है और कृपया आप मेरा सहयोग करें, और जो आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा, इस टाइप का एक पत्र लिखा। ये बाजीराव प्रथम के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर था। बाजीराव प्रथम खुश हो गया और इसके बाद जो है ना छत्रसाल की सहायता के लिए अपनी सेना लेके चल दिया। तो रास्ते में जिस राज्य को पार करना है तो उसके पास एक ऑथेंटिक कारण रहेगा कि भैया बुंदेला राजा जो है ना उसे भगा दिया है, मुगल जो गवर्नर था उसने उसका राज्य छुड़ा लिया, उसने सहायता मांगी, हम उसकी सहायता करने जा रहे हैं। तो आसानी से वो यहाँ तक आ सकता था और वो अपनी सेना लेके आया और मतलब बुंदेलखंड में आके उसने बंगस खां पठान से उसका युद्ध हुआ और बंगस खां पठान को इलाहाबाद की ओर खदेड़ दिया। और इसके बाद पूरा बुंदेलखंड राज्य जो है ना बाजीराव प्रथम ने वापस ले लिया और वापस लेके छत्रसाल बुंदेला को सौंप दिया। छत्रसाल बुंदेला को जब राज्य मिल गया तो वो बड़ा खुश हुआ। छत्रसाल बुंदेला जब खुश हुआ तो उसने एक भव्य आयोजन किया। छत्रसाल बुंदेला के पास एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था मस्तानी बाई। ये बहुत ही लोकप्रिय नृत्यांगना थी, यानी ये कह सकते हैं कि उस समय की जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना हुआ करती थी और बहुत सुंदर भी थी और बहुत अच्छा नृत्य भी करती थी, दूर दूर तक इसके चर्चे थे। तो उस जो छत्रसाल बुंदेला था उसने बाजीराव के इस अभियान के यानी विजय अभियान के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह किया। उस भव्य समारोह में जो है ना उसे सम्मानित किया बाजीराव प्रथम को, और उस नृत्यांगना ने जो है ना उस समारोह में नृत्य किया था। और ये जो जब उसने नृत्य किया तो बाजीराव प्रथम को वो नृत्यांगना पसंद आ गई। तो छत्रसाल बुंदेला 80 साल की बूढ़ी आंखें वो समझ गईं कि ये नृत्यांगना जो है ना बाजीराव को पसंद आ गई, तो उसने उपहार स्वरूप वो मस्तानी बाई जो है ना बाजीराव को भेंट कर दी। और इसके साथ ही 4 जागीरें उसने जो है बाजीराव को दी थी। ये बात है 1729 की। 4 जागीरें जो मिली थी झांसी, कालपी, हृदयनगर और सागर, ये 4 जागीरें जो ना उपहार स्वरूप जो है वो बाजीराव प्रथम को दे दी। तभी से इन क्षेत्रों में मराठों की उपस्थिति दर्ज की गई। अब बाजीराव के लिए सबसे बेहतरीन एक अवसर क्या मिल गया कि झांसी तक बाजीराव, क्योंकि झांसी जागीर जो है ना वो बाजीराव प्रथम यानी मराठों के पास आ गई, तो झांसी तक बाजीराव कभी भी आ जा सकते हैं, अपनी सेना लेके आ जा सकते हैं और उनके पास एक एक्सक्यूज़ रहेगा कि हमारी जागीर से जो है ना कर वसूल नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ताकत का प्रदर्शन करना और कर वसूल करना है, तो वो सैन्य शक्ति लेके आ सकते हैं। एक तरह से ये प्लेटफॉर्म था झांसी के लिए। दिल्ली पहुंचने के लिए झांसी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं था।
तो ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। तभी से आपने देखा होगा जो महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवॉल्यूशन में जो मराठा उस कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी, तो उनकी जो इजाद हुआ था, आई मीन्स मराठों का जो इस किले पे इजाद हुआ था वो इसी 1829 की इसी घटना के बाद हुआ था जो जागीरें प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे जो है ना मस्तानी बाई को लेके जो है ना बाजीराव वापस चले गए और इसी मस्तानी बाई ने उसके आगे चल के व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावित किया था और वो शराब और बाजीराव प्रथम जो है ना शराब और शबाब के नशे में डूब गए थे, उसका नृत्य ही देखते रहते थे और दारू पीते रहते थे। तभी जो है ना इतिहासकारों ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता शराब और शबाब में डूब गया। यानी एक मस्तानी बाई जो है ना, देखो कितना उसके चरित्र को प्रभावित किया है। और हो सकता है कि जो छत्रसाल के 3 बेटे थे, हो सकता है उनके चरित्र को भी उसने प्रभावित किया हो। हालांकि मूवी जो दिखाई गई है, मूवी में छत्रसाल की बेटी दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक नृत्यांगना थी और बहुत ही राजकीय नृत्यांगना थी। मतलब राजकीय नृत्यांगना का बहुत सम्मान होता है, पूरा प्रोटेक्शन होता है उनका, और बाकायदा वो राजकीय उसमें जो है ना जो उनके मनोरंजन केंद्र उनमें नृत्य करते थे, उनकी अपनी रूलिंग होती है, मतलब रूलिंग के तहत ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम अगले चरण में हम देखते हैं कि जो बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव प्रथम ने जो है ना एक बहुत ही मतलब ये एक तरह से बहुत विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, बहुत ही साहसी व्यक्ति था। इसने क्या किया कि इस घटना के बाद, यानी जो बुंदेलखंड विजय के बाद जो है ना, इसने अब आगे की जो रणनीति बनाई है, आगे की रणनीति में इसने जो है क्या किया कि दिल्ली की ओर नज़र करना था। उसे दिल्ली की ओर नज़र करने के लिए जो है ना उसे एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था कि किस प्रकार से दिल्ली की सत्ता तक पहुंच बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है ना बाजीराव प्रथम ने जो दिल्ली का बादशाह था, दिल्ली के बादशाह मतलब आगे बढ़ा तो ग्वालियर पे इसने प्लेटफॉर्म बनाया, ग्वालियर से फिर दिल्ली की ओर बढ़ा, झांसी तक आ गया था। इसका मतलब अब दिल्ली बहुत नज़दीक थी। या इस समय जो है ना दिल्ली का बादशाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह आपने देखा होगा, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जानते हैं, वो दिल्ली का बादशाह है। 1737 में जो है ना इसने अपनी शक्ति का, मराठा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जो है ना दिल्ली पर धावा बोल दिया, दिल्ली पर धावा बोल दिया। और ये कहा जाता है कि 13 या 17 सैनिक लेकर, घुड़सवार लेकर जो है ना लाल किले के नीचे अपना टेंट गाड़ लिया और वहाँ पर जो है ना लगभग 1 हफ्ते तक प्रवास किया। 1 हफ्ते के प्रवास में मोहम्मद शाह जो है ना दिल्ली का लाल किला छोड़कर भागने के लिए तैयार हो गया। इतना भय था मराठों का मुगल बादशाहों में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ताकतवर रहे होंगे उस समय मुगल जो मराठा सरदार जो है। तो वो जो है ना दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था और कितना साहसी था ये कि 13 या 17 घुड़सवार लेके और दिल्ली पर धावा बोल दिया। अगर मुगलों को खुदा न खास्ता पता लग जाता तो क्या ये इनके बचने की संभावना थी। और जब उन्होंने देखा कि मुगल शक्ति बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है, जब बादशाह 17 लोगों से या 13 लोगों से लाल किला छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो ऐसी स्थिति में मराठों का भय का पता लग गया उसे। हालांकि बाजीराव प्रथम ने तो दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया, आगे चल के बालाजी बाजीराव ने जो है ना जो अगला पेशवा बना उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जो है ना इसने मुगलों की जो हुकूमत थी या उनका जो एक तरह से शक्ति थी, उसका शक्ति का इसने अनुमान लगा लिया था। यहाँ पर जो है ना इसने पुर्तगालियों से फिर बेसिन का क्षेत्र छीना, सालसेट का क्षेत्र छीना, और माना जाता है कि गुरिल्ला पद्धति में ये बहुत ही सक्षम व्यक्ति था, अच्छे बेहतरीन तरीके से ये गुरिल्ला पद्धति को अपनाता था। और 1740 में नर्मदा नदी के तट पर जो है ना इस महान लड़ाकू पेशवा की जो है ना मृत्यु हो गई और एक महान युग खत्म हो गया। हालांकि अगर कभी ऐसा आता है कि जो उत्तरवर्ती पेशवा हैं, मतलब बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इन पेशवाओं में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर था वो किसको माना जा सकता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तार किसको माना जा सकता है, तो हम बालाजी बाजीराव को मानते हैं। बालाजी बाजीराव को इसलिए मानते हैं क्योंकि बालाजी बाजीराव के समय जो है ना मराठा शक्ति यानी मराठे के घोड़े ने सिंध नदी तक पानी पिया था, इसलिए हम उसको जो है ना ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई में जो है ना उसकी जो स्थिति हुई थी मराठों की, वो भी बालाजी बाजीराव के कारण ही हुई थी। तो इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो है ना साहू जी ने
जो बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, जो 1740 से 61 तक रहे। बालाजी बाजीराव भी काफ़ी महत्वपूर्ण पेशवा रहा है, काफ़ी ताकतवर पेशवा रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो पानीपत का जो कुछ सामरिक भूलें थीं या मराठों में कुछ सामरिक भूलें यहाँ पर आ गई थीं। होता क्या है कि जब कोई शक्ति बहुत ताकतवर हो जाती है तो वो अपने उन्माद में, अपने अहंकार में इतनी फलीभूत हो जाती है कि वो वास्तविक जो आधारीय चीज़ें हैं वो उन वेश को छोड़ती चली जाती है। ऐसा ही बालाजी बाजीराव के साथ हुआ। 1740 से 61 तक जो इनका पीरियड रहा है, इस पीरियड तक आते आते बालाजी बाजीराव जो है मराठा सरदारों को उतना नियंत्रित नहीं कर सके जितना बाजीराव प्रथम ने नियंत्रित किया था, और मराठा सरदारों को ये संतुष्ट भी नहीं कर सके थे। कुछ इनके साथ कुछ ऐसी जो चीज़ें थीं वो सामने उभर के सामने आ गई थीं जिनका ये समाधान नहीं खोज सके। जैसे हम देखो लेते हैं कि एक तो इन्होंने इन्हीं के समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। दूसरी बात क्या है कि पेशवा जो उनके सैनिक जो टुकड़ियाँ होती थी, सैनिक टुकड़ियों के साथ नौकर चाकर और सैनिकों की या जो सरदार होते थे, प्रमुख सरदार होते थे मराठा सरदार, उनकी पत्नियां भी इनके साथ रहने लगीं। यानी सैनिक कंपूस के साथ जो है या सैनिक छावनियों के साथ उनकी फैमिली रहने लगी थी, जिससे कहीं ना कहीं सैन्य क्षमता प्रभावित होती है। तीसरी बात क्या है कि इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। सैनिकों की जो मराठा सरदार थे, ये मराठा सरदार आपस में प्रतिस्पर्धी हो गए थे, क्योंकि जिस हिसाब से मराठा सरदारों का आधार बढ़ता चला जा रहा था, जिस हिसाब से मराठा सरदारों की पोस्ट बढ़ती चली जा रही थी, उस हिसाब से जो है ना क्षेत्र नहीं जीते जा रहे थे, तो वो उन मराठवाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धी हो रहे थे, और यही प्रतिस्पर्धी होने के कारण ये उन पर कंट्रोल नहीं कर सके, और कंट्रोल न करने के कारण जो है ना, एक तो ये खुद भी अहंकारी थे, दूसरा नियंत्रण नहीं कर पा सके और संतुष्ट नहीं कर सके मराठा सरदारों को। इसलिए उनमें आपस में जो ईर्ष्या का भाव था, वो आपस का ईर्ष्या का भाव पानीपत में इनको खा गया, ऐसा कहा जाता है। 1750-49 के आसपास जो है ना साहू जी की मृत्यु हो गई, तो 1750 में संगोला समझौता हुआ। संगोला समझौता मतलब एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगोला समझौता के तहत ऐसा भी माना जाता है कि जो साहू जी महाराज है वो जब मृत्यु हुई थी तो वो एक वसीयत छोड़ गए थे। उस वसीयत के आधार पर छत्रपति की शक्ति को जो है ना वो पेशवा के पद में अंतर्निहित कर दिया गया था, और छत्रपति अब नाम मात्र का बैठेगा, इस प्रकार का एक प्रावधान लाया गया था। उसी के आधार पर जो संगोला समझौता हुआ था। अब छत्रपति की जो वास्तविक शक्तियाँ थीं वो पेशवा पद के अंतर्निहित कर दी गई, यानी पेशवा पद में आ गई। यहाँ पर देखते हैं कि अब पेशवा और शक्तिशाली हो गया। अब अभी तक तो क्या है, अभी तक तो छत्रपति जो है ना कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से भले ही पेशवा के पास ताकत थी, लेकिन सांकेतिक रूप से जो है ना वो छत्रपति की जो है ना बात मानता था, और अगर छत्रपति कुछ कह देता था तो मतलब उसकी बात को कबूला जाता था और उसे विमुख नहीं हो सकते थे। लेकिन अब तो निर्बाध रूप से हो गए। 1750 के बाद छत्रपति का सांकेतिक पद हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर इसने नाना साहब ने अब उत्तर का, दक्षिण का क्षेत्र तो देखो लगभग सभी जीता जा चुका है जितना था, उत्तर का अभियान देखना है। अब उत्तर के अभियान में देखो जब तक बाजीराव प्रथम मर गए तो बहुत सारे क्षेत्र फिर से आज़ाद हो जाते हैं, ये परंपरा रही है। अब इनको उत्तर भारत की ओर देखना था। वास्तविक रूप से उत्तर भारत की ओर देखने के लिए इनके पास अच्छे सेना नायक थे। ऐसा नहीं है कि मराठा सरदार जो है ना बहुत अच्छे सेना नायक इनके पास नहीं थे। इनके पास सखाराम बापू से थे, मल्हार राव होलकर थे, रंगोजी बापू थे, सदाशिव राव भाऊ थे जो इनका भतीजा भी था, और रन्नोजी सिंधिया थे। ऐसे इनके पास लड़ाकू और जो मराठा सरदार थे, और ऐसे लड़ाकू सरदारों का जो इस्तेमाल करना चाहते थे उत्तर भारत की ओर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना मतलब इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि नाना साहब के नाम से किसको जाना जाता है, तो इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उत्तर की ओर जब फैलाव किया तो यानी कटक से अटक तक, देखो बाजीराव प्रथम ने एक स्पीच दी थी मराठा सरदारों के लिए कि इस सड़े गले जो वृक्ष है इसके तने पर चोट करेंगे तो मराठा झंडा यानी मराठा ध्वज कटक से अटक तक फहराएगा। लेकिन बाजीराव प्रथम
ने झंडा कटक से अटक तक नहीं फहरा पाया, लेकिन ये व्यक्ति जरूर ऐसा था जिसने अपना मराठा ध्वज जो है ना कटक से अटक तक फहरा दिया था। यानी अपने पिता की बात को जो है ना इसने यथार्थ रूप से सिद्ध करके बता दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दक्षिण का क्षेत्र लगभग उड़ीसा तक का क्षेत्र जीता जा चुका था। उड़ीसा तक का क्षेत्र कैसे जीता जा सका था कि सदाशिवराव भाऊ ने जो है ना बंगाल पे अटैक किया था। पहले सदाशिवराव भाऊ ने एक बंगाल के लिए जो है ना चौथ और सरदेशमुखी के मुद्दे पे जो है ना बंगाल के नवाब के पास एक अपना राजदूत भेजा, लेकिन बंगाल के नवाब ने उस राजदूत को अपमानित कर उसकी हत्या कर दी। तो सदाशिवराव भाऊ ने जो है ना वहाँ पे आक्रमण कर दिया बंगाल पे, और बंगाल को लगभग 17 लाख रुपए जो है ना बंगाल और बिहार का चौथ के रूप में वसूल किया और उड़ीसा का क्षेत्र छोड़ा लिया था। तो कटक वाला क्षेत्र इनके हाथों आ गया था। अब इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर भारत में क्या है। तो उत्तर भारत में इसने एक बार फिर से जो है ना निज़ाम को पराजित किया, मालवा क्षेत्र को पराजित किया, बुंदेलखंड को अपने अधिकार में लिया, तंजौर को पराजित किया, ग्वालियर को जीता। अब इन क्षेत्रों को फिर से जीत के अब दिल्ली तक का हो गया। अब दिल्ली की परिस्थितियों को देखते हैं। दिल्ली में अब कौन बैठा है, तो यहाँ दिल्ली की परिस्थितियों को देखते हैं। आप अब्दाली के चौथे अभियान की बात कीजिए। जब अहमद शाह अब्दाली चौथे अभियान में दिल्ली में आया था तो इसने मुगल बादशाह को विस्थापित कर जो है ना विस्थापित कर और आलमगीर द्वितीय को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था, जो मुगल राजकुमार था। और ये जहांदार शाह, याद करो मुगल बादशाह पहले हुआ करता था, जहांदार शाह का पौत्र था जो आलमगीर द्वितीय, अजीज़ुद्दीन उसका नाम था, आलमगीर द्वितीय के नाम से इसे गद्दी पर बिठाल दिया। और नजीबुद्दौला को उसने जो है ना इसका वजीर नियुक्त किया। मैं बात कर रहा हूँ अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली चौथा आक्रमण करता है, मुगल बादशाह को पराजित करता है। मुगल बादशाह जो है ना भग जाता है या उसे हटा देता है, और मुगल बादशाह को पराजित करने के बाद दिल्ली की सत्ता पर वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता था। मुगलों को ऐसे मुगल बादशाह को बैठाना चाहता था जो अब्दाली का एक तरह से, जिसका संरक्षक अब्दाली रहे। आलमगीर द्वितीय को बिठा दिया, वजीर नजीबुद्दौला को बना दिया। नजीबुद्दौला को जब वजीर बना दिया और उसे अपना व्यक्तिगत एजेंट भी बना दिया, और अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर को पंजाब का गवर्नर बना दिया, जिससे कि अगर अगली बार वो जो है ना अगर हिंदुस्तान की ओर आता है तो पंजाब क्षेत्र तक उसे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, और दिल्ली में तो उसका बादशाह बैठे ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बना के वो चला गया था। अब ये व्यवस्था मराठों को मिलना है। अब जब मराठे उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे या दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे जब मराठे, तो ये व्यवस्था अब मराठों को, यानी आलमगीर द्वितीय यहाँ पे बैठा हुआ। अब मराठे जब जैसे ही आगे बढ़े दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने के क्रम में उन्होंने देखा कि यहाँ पे आपके जो मल्हार राव होलकर थे और सखाराम बापू थे और रंगोजी बापू थे, ये लोग जो है ना तीनों सेना नायक अपनी सैनिक शक्ति लेके और आगरा को जीतते हुए दिल्ली पर पहुंचे, और दिल्ली में इन्होंने अटैक कर दिया लाल किले पर, और लाल किले से जो है ना मुगल सत्ता को विस्थापित कर दिया। आलमगीर द्वितीय भाग गया, नजीबुद्दौला भाग गया, और अब मुझे लगता है कि मराठों को यहाँ रुक जाना चाहिए था। दिल्ली जिस पे बाजीराव की नज़र थी वो अब मराठों के अधीन हो गई, अब मराठों के कब्जे में आ गई है। अब चाहिए था कि मराठों को रुक जाना चाहिए था, लेकिन मराठा यहाँ नहीं रुकते हैं। मराठा पंजाब की ओर चल देते हैं, दिल्ली विजय करके मराठा पंजाब की ओर चल देते हैं, और जैसे ही मराठा पंजाब की ओर जाते हैं तो वहाँ अब्दाली का बेटा तैमूर बैठा हुआ था पंजाब का गवर्नर बन के। इन्होंने तैमूर को पराजित किया और तैमूर को अफगान की ओर खदेड़ दिया। तैमूर जो है ना अफगान की तरफ भाग के जो है ना अब्दाली के पास गया, और उसने बताया कि मराठा शक्ति ने वो हिंदुस्तान की से दिल्ली की पूरी व्यवस्था को जो है ना राजनीतिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। अब इसके बाद ये घटना जो है ना लगभग 59 की है, ये घटना 1759 की है। वहाँ से फिर अब्दाली जो है ना एक बार फिर से प्रिपेयर होके जो है ना वो फिर से दिल्ली की ओर चलता है, और सखाराम बापू, और यहाँ तक मराठी जो है ना मराठी पहुँच गए थे सिंध नदी के मुहाने तक, सिंध नदी तक पहुँच गए थे, और सिंध नदी में मराठा घोड़ों ने पानी पिया था। तो वो बात सिद्ध हो गई कि कटक से अटक तक मराठों का राज्य फैल गया। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, मतलब मराठों के संदर्भ में तो बहुत बड़ा साम्राज्य था कि एक बार मराठा शक्ति जो है ना हिंदुस्तान की सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभर के सामने आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है ना वहाँ से
अब्दाली चल पड़ा। अब्दाली जब वहाँ से चल पड़ा तो इसके बाद जो है ना पंजाब को जीता। पंजाब में सखाराम बापू जैसे जो इनके मराठा सरदार थे, ये उसका रास्ता नहीं रोक सके और इसके बाद जो है ना वो आगे बढ़ता हुआ जो है ना पानीपत के मैदान में आ गया। पानीपत के मैदान में मराठा शक्ति और पानीपत के मैदान में जो आपकी जो अब्दाली की शक्ति थी, ये दोनों शक्तियाँ आमने सामने आ गईं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आखिर मराठा क्यों पराजित हुए, इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्यों पराजित किए? आखिर मराठों ने क्या भूल की है और अब्दाली क्यों जीता? अब्दाली में ऐसा क्या था? अब्दाली क्या मराठों से ज़्यादा शक्तिशाली था? अब्दाली क्या सेना ज़्यादा रखे था या ज़्यादा लड़ाकू थे अब्दाली के सैनिक? ऐसा देखो, इसके लिए हम इस तरह से देखते हैं कि देखो, मराठा शक्ति जब दिल्ली की ओर बढ़ रही थी तो मराठा सरदारों ने राजपूतों को भी जीतने की कोशिश की। मराठा सरदारों ने जाटों को भी दंडित किया, मराठा सरदारों ने बुंदेलखंड को भी दंडित किया, मराठा सरदारों ने बंगाल को भी दंडित किया था, मराठा सरदारों ने रोहेलों को भी दंडित किया था। यानी मराठा सरदारों का जो विवाद रहा है, मराठा सरदारों का अब क्षेत्रीय शक्तियों के साथ लगातार विवाद रहा है। इसलिए पानीपत में मराठा सरदारों को इन क्षेत्रीय शक्तियों ने सहयोग नहीं किया। काश अगर मराठा सरदारों को ये क्षेत्रीय शक्तियां सहयोग कर देती तो फिर पानीपत की ये स्थिति नहीं होती और मराठों की ये गति भी नहीं होती। यहाँ पे क्या देखा कि अब्दाली का जो है ना अफगान, जो यहाँ पे अफगान शक्ति बैठी हुई थी, जो सल्तनत कालीन और मुगल कालीन जो यहाँ व्यवस्था बैठी हुई थी, देखो आलमगीर देती है, स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो एक अमीरात होगी, मुगलों की जो अमीरात होगी वो अब्दाली के द्वारा इस्टेब्लिश्ड की गई थी, तो वो तो इसका सहयोग करेगी। तो यहाँ की भारत की क्षेत्रीय शक्तियों ने जो है ना वो अब्दाली का सहयोग किया था और इन क्षेत्रीय शक्तियों ने मराठों का सहयोग नहीं किया था, क्योंकि मराठा जो है ना उन्मादी हो गए थे, मराठा अपने घमंड में चूर हो गए थे। एक तो कारण ये था। दूसरा एक कारण ये था कि यहाँ पर जो है ना पानीपत के मैदान में मराठा सेना जो है उनका रसद बंद हो गया था। रसद इसलिए बंद हो गया था क्योंकि क्षेत्रीय इकाइयाँ जब सहयोग करती हैं तो रसद और अस्त्र शस्त्र वगैरह वगैरह जो है ना वो लगातार पहुँचती रहती हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि मराठा सैन्य छावनियों में अकाल की स्थिति थी, घोड़ों को भोजन नहीं था और मराठा जो सैनिक थे उनके लिए परिपूर्ण भोजन नहीं मिल रहा था। यानी एक तरह से अकाल की स्थिति हो रही थी यहाँ पे। तो ये भी इनके हर का एक कारण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग स्त्रियों को अपने साथ में ले जाते थे, नौकर चाकर, तो उनका एक बड़ा काफिला जाता था। जब मराठा सेना जब दिल्ली की ओर जा रही थी तो जैसे मथुरा से गुजर रही थी तो एक जाट सरदार हुआ करता था, चूड़ामण जाट सरदार ने मराठों को सलाह दी थी कि आप जो है ना ये स्त्रियों को, नौकर चाकरों को क्यों ले जा रहे हैं? आप लड़ने के लिए जा रहे, तो इन स्त्रियों को, मतलब इस जो आपका घरेलू काफिला है, इस घरेलू काफिले को ग्वालियर या झांसी छोड़ते जाते, केवल सैनिक लड़ने जाते। तो उन्हें इतना घमंड था कि नहीं वो तो साथ चलते हैं, मतलब उनकी सलाह को नहीं माना गया था। खास उनकी सलाह को मानते तो सैन्य क्षमता जो है ना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी ये इस प्रकार की बहुत सारी कई भूलें थीं जिस भूल ने पानीपत में इनको धूल चटा दी। अहमद शाह अब्दाली ने जो है ना पानीपत की लड़ाई जो है ना कोई बहुत ब्लंडर टाइप की लड़ाई नहीं थी, बहुत ही कत्लेआम की लड़ाई थी। मतलब मराठा शक्ति की टकराहट हुई, टकराहट तो प्रथम चरण में बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो है ना बाद में जो है ये पूरा का पूरा युद्ध अब्दाली के पक्ष में चला गया और मराठा सरदारों को बुरी तरह से काटा। सर जदुनाथ सरकार जो है ना, जिन्होंने मराठाओं पर बहुत कुछ लिखा है, सर जे.एन. सरकार ने जो है ना 14 जनवरी 1761 को इस पानीपत की लड़ाई के बारे में लिखा है कि पानीपत का युद्ध में इतने मराठा सैनिक या इतने मराठा जो व्यक्ति थे उनकी हत्याएं हुई या वो मारे गए कि पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसने कम से कम एक मर्द को नहीं खोया, और कुछ तो ऐसे घर थे जिनमें एक भी मर्द नहीं बचा।
इतनी जो सर्वनाश हुआ था मराठों का, यहाँ से लगने लगा था कि यहाँ पर जो है ना अब शायद कुछ बचे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और अब मराठों की शक्ति नेस्ता नाबूद हो जाएगी, दोबारा उभर के सामने नहीं आएगी। और तीसरी बात यहाँ क्या थी कि पानीपत के मैदान में जो सेना भेजी गई थी, पानीपत के जो मैदान में सेना भेजी गई थी अब्दाली से लड़ने के लिए, इस सेना का नेतृत्व जो है ना सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जो पेशवा के भतीजे थे। और पेशवा का एक अल्प वयस्क पुत्र था जिसका नाम था विश्वासराव। ये अल्प वयस्क पुत्र को नामधारी सेना नायक बनाया गया था। मतलब इतना घमंड था कि पूना से जो सेना या टुकड़ी भेजी गई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, तो उसका नामधारी जो सेना नायक बनाया गया वो एक अल्प वयस्क पुत्र को बना दिया गया, विश्वासराव को। यहाँ पे विश्वासराव मारे जाते हैं, सदाशिवराव भाऊ मारे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मराठा सरदार जो है ना, सिंधिया जरूर बच जाते हैं, क्योंकि वो सिंधिया जो है ना वो राजस्थान क्षेत्र को कवर कर रहे थे, इसलिए जो है ना यही एकमात्र सेना नायक बचता मराठों का जो आगे चल के एक बार फिर से शक्ति का संगठन करता है। तो ये जो है ना जो मराठों की पानीपत की लड़ाई थी, ये पानीपत की लड़ाई मराठों ने अपने हाथों से निकाल दी और बुरी तरह से मराठों का सर्वनाश हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यापारी ने, हाँ कुछ ही समय, मतलब इस युद्ध के इस पराजय के बाद जो है ना कुछ ही समय जो है ना, यानी 1761 के अंतिम चरण में ही जो है ना इनका जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, इनका जो क्या बोलते मृत्यु हो गई, वो इसी शोक में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ईर्ष्या थी इन लोगों के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि ये जो पूना का पेशवा है, अभी इस पर अगर ईश्वर ने चाहा तो पानीपत अगर विजय होकर आया तो मैं इस पूना के पेशवा से अपनी धोती धुलवाऊंगा। इस प्रकार के भी वक्तव्य किताबों में आते हैं, या इस प्रकार के वक्तव्य विद्वान बताते हैं कि ईर्ष्या का भाव जो है ना बहुत तेज़ी से पनप रहा था मराठा सरदारों में। इस ईर्ष्या को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। एक व्यापारी ने जो है ना संकेत कूट संकेत में जो है ना ये सूचना जो है पेशवा को दी थी कि उसने कहा था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें जो है वो खो गईं, और चांदी और सोने की तो बात ही नहीं है। इस पानीपत के युद्ध में चांदी और सोने की तो बात ही नहीं है कि चांदी और सोना कितना गया है, कितना जो है ना ख़त्म नष्ट हो गया है। इस प्रकार से उसने कूट संकेत दिया था। यहाँ पर जो है ना अब आता है कि पानीपत के बाद एक्चुअल में क्या पोजीशन बनी है, पानीपत के बाद किसको लाभ हुआ है। पानीपत देखो, मराठों को तो पानीपत के बाद लाभ नहीं हुआ, मराठे तो खत्म हो गए। पानीपत ने यह निर्णय नहीं किया था, बस पानीपत का खास बात क्या थी, पानीपत ने यह निर्णय नहीं किया था कि अब हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मतलब पानीपत ने यह निर्णय नहीं किया था कि हिंदुस्तान पर शासन कौन नहीं करेगा, बल्कि यह निर्णय कर दिया था कि हिंदुस्तान पर शासन जो है ना, पानीपत ने यह निर्णय किया था कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, यह नहीं बल्कि कौन नहीं करेगा, यह निर्णय कर दिया था। मतलब मराठा अब हिंदुस्तान पर शासन नहीं करेंगे। देखो, जिस हिंदुस्तान पर मराठों की शक्ति सिंध नदी तक पहुंच गई, इस पानीपत ने निर्णय ये कर दिया कि मराठा नहीं करेंगे, बाकी कौन करेगा ये समय बताएगा। अब बाकी कौन करेगा, सवाल ये उठता है कि बाकी कौन करेगा, मराठा नहीं करेंगे, अब बाकी कौन करेगा। तो बाकी में देखो लाभ किसको होने वाला है। अब्दाली तो आया, पानीपत में नेस्ता नाबूद करके चला गया। अब अब्दाली जब चला गया और इधर मराठे जो है ये समाप्त हो गए, तो वास्तव में लाभ किसको होने वाला है, वास्तव में लाभ अंग्रेजों को होगा। मतलब यहाँ पे जो लाभ हुआ वो लाभ अंग्रेजों को हुआ। यहाँ पे जो लाभ हुआ है वो लाभ किसको हुआ, सिखों को लाभ हुआ था। यहाँ पे मुगलों को हानि हुई थी। मुगलों को इसलिए हानि हुई थी क्योंकि मराठा शक्ति जो है ना वो दिल्ली पर मुगलों की परंपरागत शक्ति को इस्टेब्लिश करना चाहती थी। मुगलों को यहाँ पे हानि हुई। अगले चरण में मुगल बादशाह मराठा और अंग्रेजों का कठपुतली बन के रह जाएगा। तो ये मुगलों को हानि हुई थी। नहीं तो मुगल शक्ति थोड़ी सी और वृद्धि हो सकती थी अगर मराठों का मुगल शक्ति को संरक्षण मिल जाता। तो यहाँ पर दो चीज़ों को, यानी सिखों को थोड़ा सा लाभ हुआ था, अंग्रेज़ों को काफ़ी लाभ हुआ था। अंग्रेज़ों के लिए अब खुला क्षेत्र हो गया था, तब तक अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। तो अगले चरण में हम अगले पेशवा को देखते हैं। अगला पेशवा जो है ना वो किस प्रकार से एक बार फिर से शक्ति का संगठन करता है।